हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डी क्लासेस में। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दो ऑल पर प्रेस, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आज हमें पढ़ना है अध्याय 1। अध्याय 1 में हमें पढ़ना है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था। तो आज हमें ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इनसाइड द चैप्टर आपको ये पढ़ना है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकारों के बारे में पढ़ना है। बंधों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, और एक कोशिका में निविड़ संकुलन पढ़ना है, एक कोशिका और जालक संरचनाएँ पढ़नी हैं, और इसमें हमें ठोसों में अपूर्णताएँ, इसमें ठोसों में चुंबकीय गुण, और इस चैप्टर में जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर उसको पढ़ने हैं, और कुछ अन्य प्रमुख प्रश्न उत्तर जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलते हैं चलते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ठोस अवस्था। तो देखो, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, वो 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। या तो वे ठोस होती हैं, या तो वे द्रव होती हैं, या तो वे गैस होती हैं। तो हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था अवस्थाएँ। तो हमें बस इसमें केवल और केवल ठोस के बारे में पढ़ना है। तो कुछ हम बेसिक नॉलेज जो कि हमने पिछले कुछ कक्षाओं में हमने सीखा है कि पदार्थ क्या होता है। पहले पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ देखो क्या होता है बच्चों की, वे होते हैं जो स्थान ग्रहण करें। कोई भी चीज़ मान लो, जैसे मान लो कि यही मार्कर है, इसको रख दिया, इसने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्थान ग्रहण किया ना, इसने कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण किया, और इसमें क्या है, इसका अपना कुछ भार है। तो वही पदार्थ की यही परिभाषा है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वे होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें कुछ भार हो। पदार्थ वे होते हैं जिनमें कुछ भार हो तथा वे कुछ स्थान ग्रहण करें। क्या कहलाते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है कि जिसमें अपना कुछ भार हो तथा वे स्थान ग्रहण करे, वे क्या कहलाते हैं, पदार्थ। तो देखो, पदार्थ के बारे में हमें पढ़ना, हमें पता है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन से। पहला होता है ठोस अवस्था। ठीक है, दूसरा होता है द्रव अवस्था, और तीसरा होता है गैस अवस्था। तो देखो, पदार्थ क्या होता है, वे होते हैं जिनमें कुछ भार हो तथा जो कुछ स्थान ग्रहण करे। देखो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये इसके हमने पिछले कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जिसमें हमें इस चैप्टर में बस ठोस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जो कि हमने पिछले कुछ कक्षाओं में हमने सीखा था। देखो, ठोस, देखो ठोस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी। देखो, ठोसों में क्या होता है कि आकृति क्या होती है इसकी, आकृति क्या होती है इसकी, निश्चित होती है। यही ना, ठोसों की आकृति निश्चित होती है, और आयतन क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को जान लेते हैं, फिर हम आपको एक इसके रामबार्ड रूल्स के बारे में बताएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कि ठोस, ना कि द्रव और ना कि गैस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसमें क्या निश्चित होता है, क्या निश्चित नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। देखो, ठोस में आकृति निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है। इसका कोई उदाहरण बताओ। देखो, ठोस का कोई उदाहरण ईंट हो सकता है। ठीक है, पत्थर, कोयला। ठीक है, ईंट, पत्थर, कोयला, लकड़ी, ये सब इत्यादि सब क्या है, ठोस के उदाहरण है। तो पहले हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद द्रव अवस्था। द्रव में क्या होता है, द्रव में देखो आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति इसकी अनिश्चित होती, आयतन होता है जो कि निश्चित होता है। तो इसमें क्या होता है, निश्चित। ये हो गया। ठोस में आकृति निश्चित होती थी, लेकिन द्रव में आकृति अनिश्चित होगी। और द्रव में देखो आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। उदाहरण के तौर पर आप कोई एक उदाहरण ले लो, जैसे कि पानी, यानी कि जल, जो कि पानी पीते हैं हम, दूध, ठीक है, केरोसिन,
केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है, केरोसिन आदि। अब इसके बाद हमें तीसरा और आखिरी पढ़ना है गैस। देखो गैस क्या होता है, गैस की देखो आकृति भी अनिश्चित होती है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका कोई उदाहरण ले लो, जैसे एलपीजी जिससे कि खाना बनता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। और कोई एक उदाहरण नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हो गए। तो देखो इसका देखो रामबार्ड रूल्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। तो इसका देखो रामबार्ड रूल्स क्या है कि आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उदाहरण याद करने हैं सबके। कि देखो ठोस अवस्था का कोई भी एक उदाहरण ले लो, जैसा कि हमने ले लिया ईंट। ऐसे ही आप द्रव में कोई भी एक उदाहरण ले लो, जैसे जल को ही ले लो। इसमें भी कोई एक उदाहरण, एलपीजी ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, एलपीजी ले लो। कोई बस एक एक आपको बस उदाहरण याद होना चाहिए। आप इसकी परिभाषा आप खुद से बना सकते हो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसका रामबार्ड रूल्स क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखो ठोस क्या है, ठोस कोई भी एक उदाहरण ले लो, ईंट। ईंट ले लिया हमने। अभी ईंट को हम बाल्टी में डाल दें, क्या वो बाल्टी की आकृति का हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कुएं में डाल दें, कुएं की आकृति का हो जाएगा? नहीं। यानी कि जो ठोस होता है उसकी आकृति निश्चित होती है। यही मार्कर है, मार्कर को बाल्टी में डाल दे, क्या बाल्टी की आकृति का हो जाएगा? नहीं ना, मार्कर की जैसी आकृति वैसी रहेगी। यानी कि आकृति तो निश्चित होती है। अब आयतन की बात कर ले रहे हैं, ईंट को बाल्टी में डाल दिए तो क्या बाल्टी के आयतन का हो जाएगा? नहीं। यानी कि इसका आयतन भी निश्चित होता है। उदाहरण जान ही रहे हो आप। अब बात करते हैं द्रव के बारे में। द्रव का कोई एक उदाहरण, जैसे जल ले लिया आपने, ठीक है, जल ले लिया। जल को हमने ग्लास में डाला, देखोगे आप कि वो ग्लास की आकृति का हो जाएगा। उसी को हमने एक गोलाकार जार में डाला तो जार की आकृति का हो जाएगा। अब बाल्टी में डालो, बाल्टी की आकृति का हो जाएगा। कोई कटोरी में डालो तो कटोरी की आकृति का। यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो देखो निश्चित ही नहीं होती। आयतन की बात करते हैं, जल है, ग्लास में है, तो ग्लास का आयतन तो देखो जल जो है उसका आयतन निश्चित ही रहने वाला है। आयतन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी त्रिविमीय संरचना है, यानी कि जिसमें ऊंचाई हो, लंबाई हो और उसकी कुछ ना कुछ मतलब दूरी हो, त्रिविमीय संरचना होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी त्रिविमीय संरचना, उसकी जो मतलब उसका स्थान ग्रहण करने की मात्रा का जो माप है उसे ही आयतन कहते हैं। तो द्रव का आयतन जो होता है निश्चित होता है। उदाहरण के लिए कोई जल, केरोसिन, दूध, कुछ भी, ठीक है। गैस देख लो, सॉरी, ठीक है। गैस देखो गैस में क्या होता है कि गैस ही ले लो, जैसे में हमने एलपीजी ले लिया जो खाना बनाया जाता है, उसको बाटली में डाला जाता है तो बाटली की आकृति का हो जाता है। अभी उसको ग्लास में ही डाल दें तो ग्लास की आकृति का हो जाएगा। अगर उतना ही मान लो ग्लास में डाले तो ग्लास का, ठीक है। तो यानी कि आकृति अनिश्चित होती है। अभी एक ग्लास आप ले लो, मतलब एक ग्लास नहीं, एक जार, कुछ भी ले लो, इतना ही ले लो आप। मान लो एक केजी आप ले लो एलपीजी, उसको एक बड़े से 20 केजी के बॉटल में डाल दो तो देखोगे पूरा उसका आयतन ग्रहण कर लेगा। आयतन ग्रहण करने का मतलब कि उसके पूरे सरफेस में फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो यानी कि इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। देखो जल और दूध में ऐसा नहीं होता, इन सब में ऐसा नहीं होता। द्रव में यदि आप डालोगे तो देखोगे वो फैलेंगे नहीं, वो पूरा उसका आयतन नहीं ग्रहण करेंगे, इनका अपना आयतन होगा, लेकिन इनका आयतन तो अनिश्चित ही होता है। तो यानी कि समझ गए आप इसका रामबार्ड रूल्स। बस आपको बस केवल उदाहरण याद रखने हैं। उदाहरण से आप परिभाषा बना सकते हो। परिभाषा कैसे बनाओगे? ठोस वे होते हैं जिसमें आकृति निश्चित होती है, आयतन, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं, जिसे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जब चैप्टर के नाम से ही पता चल जा रहा है ठोस अवस्था, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ रूल्स, नियम्स जो भी हमें जान ले, बेसिक नॉलेज। द्रव, देखो द्रव में क्या होता है कि द्रव में देखो आकृति भी अनिश्चित होती है, आयतन भी अनिश्चित। तो परिभाषा बना दो, द्रव वे होते हैं जिसमें आकृति और आयतन दोनों, मतलब सॉरी, आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन इसका निश्चित हो। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। जैसे कि दूध, जल, कैरोटीन, डीजल, पेट्रोल, ये सब। गैस क्या होते हैं? इनमें आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, जैसे एलपीजी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। याद हो गया? स्क्रीनशॉट ले लियो तो मैं इसे मिटा दूँ। तो हम चलते हैं। अभी कोई भी पूछेगा तो बस आपको करना क्या है, बस केवल उदाहरण याद रखना, कर सकते हो आप सब कुछ। तो पदार्थ के बारे में हमने जान लिया। तो देखो इस चैप्टर में हमें हर जगह आपको अवयवी कण देखने को मिलेगा। अवयवी कण, कोई भी परिभाषा देखोगे अक्सर उसमें अवयवी कण मिल जाएंगे। तो अवयवी कण होता क्या है? ठीक है, अवयवी कण
इसके बारे में जान लेते हैं। देखो अवयवी कण क्या होता है। सामान्यतः हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो यही ईंट ही है, तो ईंट क्या है, किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो जिससे वो बना है उसी को ही अवयवी कण कहेंगे। तो ईंट का अवयवी कण क्या हुआ, तब मिट्टी हुआ ना, क्योंकि मिट्टी से ही तो बना है। तो समझ गए। अभी ऐसे ही हम बात कर दें अवयवी कण के बारे में, तो ठोस, यहाँ पर हम ठोस के बारे में पढ़े। सामान्यतः कोई भी चीज़ ले लो आप, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी अवस्था हो, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या तो अणु, या तो आयन, या तो परमाणु। वो कैसे, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। पर लिख लो अवयवी कण। अवयवी कण क्या होता है, जिससे कि कोई पदार्थ निर्मित होता है। अवयवी कण जिससे कोई पदार्थ निर्मित होता है, या जिससे किसी पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, अवयवी कण। देखो अवयवी कण होते क्या हैं, या तो वे अणु होंगे, या तो आयन होंगे, या फिर परमाणु होंगे। अब ये कैसे होंगे वो भी प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। अवयवी कण या तो अणु, या तो आयन, या तो परमाणु। इसकी परिभाषा ये है, जिससे कोई पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे कोई पदार्थ निर्मित होता है। तो ठीक है, अवयवी कण के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो अवयवी कण कोई भी आप पदार्थ ले लो, जैसे जल को ही ले रहे हैं। जल क्या है, H2O, यही ना, H2O। देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के भी देखो 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, इसके 2, इसके 1, यानी कि 1 या 1 से अधिक परमाणु हो तो क्या होता है, अणु। यानी कि जल किसका अवयवी कण क्या है, अणु। अवयवी कण इसका पता चल गया क्या है, अणु। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयन की, जैसे NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ये लवण है, ठीक है। Na देखो इसमें क्या होता है, Na जो होता है, Na इसका क्या होता है, प्लस होता है, और Cl माइनस, तो क्या हो गया, आयन, ठीक है। ये हो गया आयन, NaCl आयन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं O, ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन में देखो 1 ही परमाणु है, तो क्या हो गया, परमाणु। समझ रहे हो मेरी बात को। H2O मतलब जल के अवयवी कण अणु होते हैं, NaCl के अवयवी कण आयन होते हैं, और ऑक्सीजन के अवयवी कण परमाणु होते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये देखो NaCl है, नहीं दिख रहा हो तो देख लो, NaCl, तो इसमें क्या हो जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, समझ रहे हो ना। और देखो ऑक्सीजन ही आयन है, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन में देखो 1 ही परमाणु है, तो इसलिए परमाणु हो गया, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो आपने जान लिया अवयवी कण क्या होता है, कि जिससे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या होता है, अवयवी कण। तो अब हम बात करते हैं ठोसों के अवयवी कण कैसे होते हैं, द्रव के अवयवी कण कैसे होते हैं। तो देखो हमने पिछली भी कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था। देखो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस में अवयवी कण कैसे होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। कुछ ठीक है, ये ठोस के अवयवी कण है। देखो ठोसों के अवयवी कण काफ़ी पास पास होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है हम इसे बता रहे हैं, लेकिन बस आप इतना जानो कि ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी दूर पे होते हैं, मतलब ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और जो गैस है, गैस के अवयवी कण कैसे होते हैं, हम अवयवी कण के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अवयवी कण, जिससे कि अवयवी कण यानी कि अवयवी कण, ठोस में जो अवयवी कण है, अणु, आयन या परमाणु हो सकते हैं। हम यहाँ पर अणु की बात नहीं कर रहे, आयन या परमाणु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसीलिए अवयवी कण की बात नहीं। गैस के अवयवी कण सबसे दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो देखो ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, द्रव में अवयवी कण बहुत थोड़े से इससे दूर होते हैं, लेकिन इससे तो कम ही होते हैं। देखो गैस में सबसे दूर होते हैं। ऐसा होता क्यों है आखिर, देखो ऐसा इसलिए होता है कि जो ठोसों में होता है, देखो आपको ये पता है कि अंतरा आणविक बल क्या होता है। देखो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अंतरा आणविक बल, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहीं पर। अंतरा आणविक बल, देखो अंतरा आणविक बल क्या होता है,
जो दो अवयवी कण को मतलब अवयवी कणों को निकट से निकटतम दूरी तक लाने का प्रयत्न करता है, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा समीप लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब ठोसों में ना, मतलब लिख लो इसकी परिभाषा लिख लो, अंतरा आणविक बल की परिभाषा, अवयवी कणों को निकट से निकटतम दूरी तक लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये देखो अंतरा आणविक बल अवयवी कणों को बहुत ही पास पास लाने का काम करता है। अवयवी कण यानी कि अणु या परमाणु, जिससे कि उसका निर्माण हुआ हो। ठोस के अवयवी कण जो देखो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि इसमें मतलब अंतरा आणविक बल प्रबल होगा, तभी तो इसके अवयवी कण बहुत ज़्यादा पास पास हैं, आपस में चिपके से दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझ गए, ठोसों में अवयवी कण में जो ठोसों में है अंतरा आणविक बल बहुत ही प्रबल होता है। अब द्रव में क्या होता है, देखो द्रव में आप देखो तो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अंतरा आणविक बल कम होता है, यानी कि निम्न होता है। इसलिए क्या होता है कि इसके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। अब इसके बाद गैस में क्या होता है, अंतरा आणविक बल बहुत ही नाम मात्र होता है, इसलिए क्या होते हैं, सबसे दूर दूर होते हैं। समझ गए मेरी बात को, अंतरा आणविक बल। अब अंतरा आणविक अवकाश क्या होता है, इस चैप्टर में हमें आएगा, तो इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं। अंतरा आणविक अवकाश या दूरी, ठीक है, अंतरा आणविक अवकाश या दूरी। देखो इसके बीच में मतलब अणुओं के बीच की दूरी, यानी अवयवी कणों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, अंतरा आणविक अवकाश, अवयवी कणों के बीच की दूरी। ठीक है, अवयवी कणों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी। देखो इसमें बहुत ही निम्न होती है, देखकर ही पता चला पास पास है तो बीच में रिक्त स्थान भी कमी होगा। इसमें देखो थोड़ी सी दूर दूर है, रिक्त स्थान इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसकी तुलना में तो कम ही है। देखो गैस में क्या होता है कि गैस के अवयवी कण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, अंतरा आणविक दूरी प्रबल होती है, मतलब अंतरा आणविक दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमें बस केवल किसके बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं श्यानता क्या होता है। ठीक है, श्यानता के बारे में हम जान लेते हैं, श्यानता होता क्या है। ठीक है, श्यानता देखो क्या होता है कि जब दो परतें होती हैं, मतलब समझ लो एक परत हो गई, एक परत, एक दोनों की मतलब गति का विरोध करेंगी, तो उसी को हम श्यानता कहते हैं। एक गुण बस केवल और केवल द्रव में होता है, द्रव व गैस में होता है, द्रव व गैस में होता है। ये ठोसों में नहीं होता श्यानता का गुण। ऐसा क्यों होता है, ठोस में नहीं होता है। अब देख लो कोई भी मान लो दो परत है, परतें इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, गति का अवरोध करे, यानी गति रोधी। ठीक है, ये दोनों मतलब एक दूसरे की गति को रोकने का प्रयत्न करें। मान लो लहरें जब चलती हैं, तो जब लहरें की जो ऊपर वाली लहर होती है, देखोगे तो नीचे वाली मतलब जो पहले जब चलती है तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, बाद में धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। तो क्या करते हैं, नीचे वाली जो परतें होती हैं ना, उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है, देखो ये सबसे ज़्यादा होता है द्रव में। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी बता देंगे। पहले हम जान लेते हैं ये जो गति के रोधक होते हैं, मतलब द्रव व गैस में होता है। ठीक है, द्रव व बस गैसों में ही होगा। तो देखो जैसे मान लो कि ठोस में क्यों नहीं होता था, तो ठोस की मान लेते हैं, जैसे मान लो द्रव में कैसे होता है, मान लो पानी है, जल को हमने ऐसा किया, कैसा किया, मतलब हाथ से मारा, तो क्या होगा, उसके कुछ अवयवी कण दूर चले जाएंगे, एक परत हट जाएगी। ऐसे ही बात करते हैं गैस में। तो देखो गैस में क्या होता है, जैसे मान लो गैस है, कुछ भी है, गैस को भी ऐसा किया तो देखो हट जाता है ना। तो इसलिए मतलब इसमें भी क्या होता है, श्यानता का गुण होता है। अभी ऐसा क्या, मान लो ईंट को ऐसा मारो, मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी को ऐसा मारेंगे तो क्या पृथ्वी हट जाएगी, नहीं हटेगी ना। तो इसमें क्या होता है, मतलब उसमें श्यानता का गुण होता ही नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए। अणुभार, मतलब अणुभार के बारे में जानते हो, नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। अणुभार के बारे में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ लिया था। अगर अणुभार को हम बढ़ाएंगे, समझो अणुभार को अगर हम बढ़ाएंगे तो भी श्यानता का गुण बढ़ेगा, श्यानता गुण भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम मान लो परमाणु को भी बढ़ाएं तो भी क्या होगा, श्यानता का गुण बढ़ेगा। तो इसकी जान लिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे ठोस के बारे में। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।